आइए बुलेटिन में खबरों के साथ आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको 1 मिनट में एक पूरी खबर। बात करेंगे भारी बरसात से खतरा बरकरार। हम बात करने वाले हैं मुंबई की। जी हां, गुरुवार रात हुई भीषण बरसात के बाद बीती रात भी इलाकों में जगह जगह पानी देखा गया। बरसात जारी रही। मौसम विभाग ने मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया। 1 मिनट एक खबर। मुंबई में बारिश के लिहाज से आज और कल चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं। गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश के बाद मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, पालघर, रायगढ़ में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। दरअसल गुरुवार रात से मायानगरी में इतनी बारिश पिछले 12 सालों में सिर्फ 2 बार ही हुई है। इसके बाद कल सुबह 9 बजे तक कई इलाकों में लगातार बारिश हुई और लोग जब घरों से बाहर निकले तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। कुछ इलाकों में शाम में भी रुक रुक कर बारिश होती रही। कुछ घंटों की लगातार बारिश में मुंबई की सड़कें, हाईवे, रेलवे ट्रैक सब पर पानी भर गया। सैन रेलवे स्टेशन का हाल देखिए, यहाँ इतना पानी है कि ट्रैक दिखाई ही नहीं दे रहा। एक पल के लिए ऐसा लगेगा जैसे बीच में से कोई नहर बह रही है। बारिश की वजह से कई ट्रेन लेट चली, बस के रूट डाइवर्ट कर दिए गए, सड़कों पर डेंजर मार्क बनाए गए ताकि मैनहोल की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। तो वहीं नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि साल 2030 में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते समुद्र के जलस्तर के साथ चांद अपनी कक्षा से डगमगा जाएगा, जिससे धरती पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। एक रिपोर्ट। 9 साल बाद क्या तबाही मचने वाली है। 9 साल बाद 2030 में दुनिया पर जल प्रलय का खतरा बरपने वाला है। नासा की माने तो ऐसी तबाही आएगी और इसका सबसे अधिक असर अमेरिका पर होने वाला है। नासा के एक अध्ययन के अनुसार चंद्रमा के कक्ष पर डगमगाने और क्लाइमेट चेंज होने के बाद समुद्री लहरों के उठने से धरती के कई हिस्सों में जबरदस्त बाढ़ आ सकती है। साल 2030 के मध्य में ऐसी बाढ़ बार बार कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। नासा की माने तो अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में कम से कम 1 दशक तक हाई टाइड 3 से 4 गुना अधिक ऊंची और खतरनाक हो सकती है। बड़ी बात यह है कि पूरे साल ये बाढ़ एक समान नहीं फैलने वाली है, बल्कि कुछ महीनों में ये तबाही मचा देगी तो कुछ महीने शांत रहेगी। मतलब खतरा कभी भी बना रहेगा। इस दौरान समुद्री तट के निचले हिस्से काफी प्रभावित होंगे। और विदिशा की बात करें, कुएं के मलबे में दबने से कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सभी के शव निकाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंजबा सोदा में कुएं के मलबे में दबे सभी 11 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। इसके साथ ही 30 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो गया है। कुएं में सबसे पहले गिरे 10 साल के बच्चे रवि अहिरवार का शव सबसे आखिर में मिला, जिसे बचाने की कोशिश में यह हादसा हुआ था। हादसे में एक पिता पुत्र समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त करीब 31 लोग कुएं के मलबे में दब गए थे। इसमें से 20 लोगों की जान बच गई है। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे हुआ था। यहाँ रवि पानी भरते समय कुएं में गिर गया था। उसे बचाने के लिए कुएं पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। इस कारण वजन बढ़ने से कुएं का एक हिस्सा धंस गया। इसके साथ ही करीब 31 लोग मलबे समेत कुएं में गिर गए थे। इस हादसे के बाद एनडीआरएफ सहित जिला प्रशासन ने लगातार 30 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद 20 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं लखनऊ में पकड़े गए आतंकवादियों के बाद से यहां पर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और इसी क्रम में इसी फहरिस्त में सुरक्षा बल मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। देखिए जरा। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर अलर्ट सायरन बजते ही एनएसजी, एटीएस और पीएससी के कमांडो हरकत में आ गए। श्री कृष्ण जन्मस्थान में 9 आतंकियों के घुसने की खबर के साथ ही सुरक्षा बलों ने जरा भी देर नहीं की और कुछ ही देर बाद एक आतंकी को पकड़ लिया। 8 आतंकियों ने लीला मंच, भागवत भवन और ईदगाह पर पोजीशन लेकर जवानों को निशाना बनाकर गोलीबारी और हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। जिस एक्शन के साथ पूरी कार्रवाई दिखी, उसमें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि एक मॉक ड्रिल है। शुक्रवार शाम 7 बजे से शुरू हुई मॉक ड्रिल करीब 4 घंटे तक चलती रही। हालांकि इस मॉक ड्रिल में एक पुलिस अधिकारी घायल भी हो गए। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के बाद से उत्तर प्रदेश में सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मथुरा में हुई मॉक ड्रिल भी उसी सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर की गई।
तो वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म नहीं हो पा रही है। आपको बताएं, यहां पर सिद्धू को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपने की अटकलों के बीचों बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चेतावनी दे दी है। पंजाब में कांग्रेस की कलह बढ़ गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। अमरिंदर ने आरोप लगाया कि पार्टी आलाकमान पंजाब सरकार और राज्य की राजनीति में दखल दे रहा है। अमरिंदर ने कहा, नेतृत्व के दखल का खामियाजा पार्टी और सरकार दोनों को भुगतना पड़ सकता है। माना जा रहा है अमरिंदर की इस चिट्ठी से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नवजोत सिद्धू की ताजपोशी अटक गई है। सिद्धू ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी थे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने सिद्धू की बयानबाजी को बेवजह बताकर नाराजगी जताई। बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला और फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया। जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा। आपके इससे पहले नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें थी। तो वहीं एयरपोर्ट की बात करें, उसको टक्कर देने वाले गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री ने कर दिया है। उन्होंने गुजरात को कई सारे तोहफे सौगात में दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात को कई बड़े तोहफे दिए। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के नए रेलवे स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। नया गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन सुविधाओं और आधुनिकता में एयरपोर्ट को टक्कर देता है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने नए सिरे से तैयार वडनगर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। वडनगर प्रधानमंत्री का गृह नगर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ऐसे इंफ्रा का निर्माण हो रहा है जिनका अपना एक कैरेक्टर है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात साइंस सिटी की एक्वेटिक व रोबोटिक्स गैलरी व नेचर पार्क का भी शुभारंभ किया। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर कैपिटल से वडनगर रेलखंड का भी निरीक्षण किया। तो वहीं उत्तराखंड के बाद राजस्थान में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में यूपी सरकार को सोमवार तक कोर्ट में अपना जवाब देना है। यूपी में कांवड़ यात्रा पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने यूपी सरकार से कहा है कि उसे कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि यूपी सरकार टैंकर से गंगा जल का इंतजाम कर सकती है। केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्थ्य और जीवन से अहम कोई भावना नहीं, सभी भावनाएं मौलिक अधिकार के अधीन हैं। यूपी सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। कांवड़ यात्रा पर सरकार ठोस कदम उठाए। सरकार नाकाम रही तो अदालत फैसला लेगी। यूपी सरकार को सोमवार तक कोर्ट में अपना जवाब देना है। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं हैं, इन सबको समन्वय करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकले। केंद्र सरकार ने कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, तो प्रदेश सरकार निर्णय लेगी बातचीत करके। वहीं शुक्रवार की शाम को राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत राज्य में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही ईद के दिन सार्वजनिक स्थानों और मस्जिदों में नमाज पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया कि हर किसी को 100 से 125 दिन बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार ने देश को सावधान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी चेतावनी में कहा है कि 100 से 125 दिन बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें सजग रहना चाहिए कि कोई भी एडिशनल ओवर आउटब्रेक हो सकती है। ये हमारे लिए वार्निंग है। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये खराब हो सकती है, लेकिन ना खराब होने देना ये हमारे हाथ में। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा, बच्चों को संक्रमण से बचाने पर विशेष ध्यान देना है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। WHO चेतावनी जारी कर चुका है कि दुनिया कोरोना वायरस की तीसरी लहर के शुरुआती चरण में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल से 8 महीने बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी ने साफ किया कि वो काफी आक्रामक तरीके से चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत को झोंक देगी।
यूपी चुनाव में बीजेपी आक्रामक ढंग से प्रचार में उतरेगी। लखनऊ में शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ यूपी में सरकार की उपलब्धियां बताए। उत्तर प्रदेश पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बन करके खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बड़ी कामयाबियां हैं। कार्यकर्ताओं के सामने जनता को विपक्ष के दुष्प्रचार से बचाना भी चुनौती है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है। बैठक में पंचायत और ब्लॉक चुनावों की जीत पर भी चर्चा हुई। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया जिसे चर्चा के बाद पास कर दिया गया। राहुल गांधी ने कह दिया कि डरपोक लोग कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। तो वहीं यूपी चुनावों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस में बगावती तेवर दिखा रहे नेताओं पर सांसद राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया सेल के वॉलेंटियर्स के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, डरपोकों की नहीं। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को 1.5 साल बाद यूपी पहुंची। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर प्रियंका का स्वागत किया। प्रियंका ने अटल चौक पर गांधी प्रतिमा के सामने मुंह पर काली पट्टी बांधकर धरना दिया। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कांग्रेस को अब यूपी गंभीरता से नहीं लेता। कुछ नेता हैं, प्रदेश के बड़े भी नेता हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, तो अपनी पर्यटन यात्रा पे, राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल जाते हैं। प्रियंका गांधी आज अमेठी रायबरेली के पहले लखीमपुर खीरी भी जा सकती हैं, जहां पार्टी संगठन की कई बैठकें करेंगी और छात्रों से भी मिलेंगी। और आगरा की बात करें, यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद की कथित नारेबाजी के मामले में पुलिस की 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई। एक रिपोर्ट। आगरा में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के नारे लगाने वालों की पहचान समाजवादी कार्यकर्ता के तौर पर हुई है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने एक मुकदमा कायम किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के 2 घंटे बाद ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे। हमको ये बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पर हम कहते हैं हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए। समाजवादी पार्टी की आरा यूनिट ने 5 को अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी हमेशा देश हित की बात करी है, पार्टी को बदनाम करने के लिए कृत्य किया गया है। यूपी बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर वार किया। समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। मामले में अखिलेश यादव ने अभी कोई बयान नहीं दिया है। जम्मू और कश्मीर की फिजा बदल रही है। वहां स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी बस बोट को चलाने की तैयारियां तेज हो रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में फिर से जल परिवहन को पुनर्जीवित करने के मकसद से एक अहम योजना की शुरुआत की है। झेलम नदी में ट्रायल बेसिस पर बस बोट लॉन्च करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। न्यूजीलैंड से खरीदी गई बस बोट को शुक्रवार को झेलम नदी में उतारा गया। ये पूरी तरह से वातानुकूलित और सुविधाओं से भरपूर है। बताया जा रहा है कि बोट शहर के बाहरी इलाके से लासगंज इलाके से पुराने शहर के छत्ताबल तक मुसाफिरों को ले जाएगी और झेलम के सभी 9 पुलों को पार करेगी। ये बस डोम आकार की है और इसकी छत भी शीशे की है, जिससे इसमें सवार लोग आसानी से बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकेंगे। जी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रोड से तो सब सफ़र करते हैं। एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये परियोजना कामयाब हो जाती है तो इससे कई तरह की सहूलियतें मिलेंगी। श्रीनगर की सड़कों पर ट्रैफिक को कम करने और समय की बचत में भी मदद मिलेगी। इमरान खान ने भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सबसे बड़ी बाधा करार दिया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत ही पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सबसे बड़ी बाधा बताया है। ताशकंद में उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत ही
पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है। भारत से तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी देर की इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाये बन के रहें, लेकिन करें क्या, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में अशांति की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। हालांकि तालिबान से पाकिस्तान के रिश्तों से जुड़े सवाल को वो टाल गए। तालिबान पे आपका थैंक यू नहीं है। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान साहब जवाब ले लीजिए। इमरान सर। इमरान खान उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया देशों के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच कड़वाहट का ठीकरा आरएसएस पर तब फोड़ा जब उनसे सवाल किया गया कि क्या बात और आतंकवाद एक साथ चल सकता है। भारत ने फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र में इसको उठाया है, तो वही खबर मिल रही है कि तालिबान ने शव को रेड क्रॉस को सौंपा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी का शव रेड क्रॉस को सौंप दिया है, जिसे भारत लाने के लिए भारतीय दूतावास अफगान अधिकारियों और रेड क्रॉस के संपर्क में है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दानिश की हत्या का मुद्दा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, हम भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की निंदा करते हैं। जब वह कल अफगानिस्तान के कंधार में रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर थे, मैं उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दानिश की हत्या पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने दुख जताया है। मैं सिद्दीकी के परिवार और हमारे मीडिया परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अपनी सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया तथा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दुख जताते हुए कहा है कि दानिश सिद्दीकी अपने पीछे असाधारण काम छोड़ गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.